नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। तकरीबन 2 साल बाद इंतखाबी मौसम में पंजाब के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सरहदी रियासत में मौसम और किसानों का सामना करना पड़ा। नतीजतन फिरोजपुर में होने वाली उनकी रैली को रद्द कर दिया गया। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि आज सुबह वजीर आजम का तैयारा भटिंडा में लैंड हुआ, जहां से वजीर आजम को हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनी वाला वाक़े कौमी शहीद स्थल जाना था, लेकिन बारिश और मौसम की खराबी के सबब हेलीकॉप्टर परवाज नहीं भर सका क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। वजारत दाखिला ने कहा कि तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार के बाद तय किया गया कि वज़ीर आज़म सड़क के रास्ते शहीद स्मारक जाएंगे। इस सफर में तकरीबन 2 घंटे लगने वाले थे, लेकिन रास्ते में किसानों के एहतजाज के सबब रास्ता बंद था। वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म का काफिला तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, जिसके बाद उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। वज़ीर दाखिला ने उसे वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में चूक कहा है। वजारत दाखिला ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया है। वजारत का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे की सारी जानकारी पंजाब हुकूमत को बता दी गई थी। मंसूबे के मुताबिक हुकूमत को लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और कंटिजेंसी प्लान तैयार रखना था। इसके लिए पंजाब हुकूमत को इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करना था, जो कि नहीं की गई। वजारत दाखिला ने इस शूक के लिए जवाबदेही तय करने को कहा, जबकि इस पूरे मामले का एक और वर्जन यह रहा है कि वज़ीर आज़म जिस मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे, जिसे खिताब करने वाले थे, उस मीटिंग में लोग बिल्कुल ना के बराबर आए थे। यहाँ तक कि VIP सीट्स भी भरी हुई नहीं थी, पूरा मैदान खाली था, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। और कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का ये इल्ज़ाम है कि क्योंकि वज़ीर आज़म की जलसे को सुनने के लिए कोई नहीं आया था, इसीलिए सिक्योरिटी में चूक का बहाना बनाकर वज़ीर आज़म वहाँ से लौट गए। जबकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जहां पे किसानों ने जगह जगह एहतजाज किया और जिन बसों में लोग बीजेपी के जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उन बसों को रुकाया गया और बाज़ाब्ता उन्हें तलाशी ली गई। उनसे काफ़ी बहस व मुबाहिस भी हुए। उन लोगों ने बीजेपी के जलसे में जाने वालों से कहा कि वो उस जलसे में ना जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, यहाँ की जनता की सुविधा के लिए एक PGI का सब सेंटर, सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करके आओ। उसके अलावा 2 हाईवे, रेलवे कुल मिला के 83,000 करोड़ का विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी एक
कारणों से आपके बीच में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ हम कार्यक्रम आज नहीं कर पाएंगे। आप सबके बीच में मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और कार्यक्रम खत्म करता हूँ। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता माह घने बादलों में फंसने की वजह से अचानक गिरकर तबाह हो गया था और उसमें किसी तकनीकी खराबी या तखरीबकारी की साजिश नहीं थी। इस हादसे की तहकीकात के लिए कायम करदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने 4 जुम्मे को वजीर दिफा राजनाथ सिंह को पेश की गई रिपोर्ट में बात कही है। 8 दिसंबर को कन्नूर के नजदीक इस हादसे में जनरल रावत, उनकी अहलिया और 12 दीगर अफराद मारे गए थे। जराये के मुताबिक हादसे की तहकीकात के लिए तीनों सर्विसेज के अफसरान की मुश्तरका टीम ने रिपोर्ट में हादसे की वजूहात के साथ साथ वीआईपी के हेलीकॉप्टर सफर के हवाले से भी अहम सिफारिशात भी दी हैं। एयर मार्शल मनविंदर सिंह की रहनुमाई में टीम ने वज़ीर दिफा को हादसे की वजह का ब्लूप्रिंट भी पेश किया। इस मौके पर फिजाइया के सरबराह विवेक राम चौधरी और सेक्रेटरी दिफा अजय कुमार भी मौजूद थे। जराये ने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर की अचानक घने बादलों में फंसने की वजह से एक खास सूरत हाल कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन पैदा हुई, जिसमें घने बादलों की वजह से पायलट को नजर नहीं आता है और सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर जमीन, पहाड़ या किसी और चीज से टकरा जाता है। तहकीकात रिपोर्ट में किसी तकनीकी खराबी या हेलीकॉप्टर के सबोताज करने की साजिश को मुस्तरद किया गया। तहकीकाती टीम ने वीआईपी के सफर के सिलसिले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज पर नजरसानी की भी सिफारिश की है। तहकीकाती टीम ने 1 माह से भी कम वक्त में रिपोर्ट पेश करने से कबल तमाम पहलुओं से शवाहिद और ब्लैक बॉक्स के साथ साथ तमाम हालात का मुतालिया किया है। तहकीकात में पायलट से जल्दबाजी में किसी किस्म के राब्ते का कोई इशारा नहीं मिला है। इस हेलीकॉप्टर को खुद उड़ाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान इस हादसे में मारे गए थे और उन्हें खास हालात में उड़ान भरने का काफी तजुर्बा था। बुली बाई ऐप मामले में मुंबई की साइबर पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 4 जुम्मे के रोज उत्तराखंड के रिहायशी मयंक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। रावल तालिब इल्म है और उसकी उम्र महज 21 साल है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मंगल के रोज 19 साल लड़की श्वेता को गिरफ्तार किया, जबकि इससे पहले 21 साल के विशाल कुमार झा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि उत्तराखंड से गिरफ्तार होने वाली श्वेता ही मामले की कलीदी मुलजिम है यानी मास्टरमाइंड है। विशाल और श्वेता एक दूसरे के वाकिफकार हैं और इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का इंकशाफ कर सकते हैं। हाल ही में बुली बाई नाम का एक ऐप मंजर आम पर आया था जिस पर हिंदुस्तान की नामवर खवातीन को निशाना बनाया जा रहा था। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी और नाजिबा बातें की जा रही थी। बुली बाई इसी तर्ज पर तैयार किया गया था जिस तरह कुछ रोज कबल सुल्ली डील के जरिए मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया गया था। सुल्ली डील की तरह ही बुली बाई को भी गिटहब प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। मुंबई पुलिस के अफसरान सुल्ली डील के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा विशाल के किरदार की तहकीकात कर रहे हैं जो बुली बाई ऐप से कबल 2021 में सामने आया था। इंजीनियरिंग के एक औसत दर्जे के तालिब इल्म विशाल का काम मुस्लिम खवातीन की तस्वीर को एडिट करना और फिर उन्हें ऐप पर अपलोड करना था। विशाल की शिनाख्त पर ही श्वेता को गिरफ्तार किया गया है। श्वेता को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया है। उसके वालिद की कोरोना के दौर में मौत हो गई थी जबकि मां कैंसर से फौत हो चुकी है। श्वेता इंजीनियरिंग के लिए दाखिला इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि मुलजिम श्वेता सिंह मुबैना तौर पर नेपाल में वाक़ई एक सोशल मीडिया के जरिए बनाए गए दोस्त की हिदायत पर काम कर रही थी। महात्मा गांधी पर काबिल एतराज रिमार्क्स पर फंसे कालीचरण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मंगल के रोज रवाना हो गई है। वहां की खड़क थाने की टीम करीब 5 दिन से रायपुर में ही डेरा जमाए हुए थी। कालीचरण को लेने के लिए 2 गाड़ियों में करीब 1 दर्जन पुलिस अहलकार पहुंचे थे। अब यानी 6 जनवरी को कालीचरण को पुणे के जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस की टीम कालीचरण को रिमांड पर लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। इससे पहले पीर के रोज महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वो खारिज हो गया था। मंगल के रोज दोबारा कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने के अहकाम जारी कर दिए। फिर अफसर उस हुक्म की कॉपी लेकर जेल पहुंचे। कालीचरण को सड़क के रास्ते पुलिस ओहदेदार महाराष्ट्र लेकर रवाना हुए।
शहर से निकलने में महाराष्ट्र पुलिस के ओहदेदारों को परेशानी ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस की 2 टीमों ने शहर की बॉर्डर तक महाराष्ट्र पुलिस को फॉलो करने के लिए उनके साथ भेजा गया था। अब 13 जनवरी के पहले महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण को फिर रायपुर लेकर आएगी। महाराष्ट्र के खड़क थाने में भी कालीचरण पर महात्मा गांधी पर काबिले एतराज रिमार्क्स करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के गलवान में चीनी झंडे से मुतालिक तबसरे को भारतीय जनता पार्टी के जरिए फौजियों की हौसला शिकनी करने वाला बयान बताकर उसकी सख्त तनकीद की एक दिन बाद चाशुम्बे को गलवान में जवानों के जरिए परचम लहराने वाली तस्वीर जारी करके खुशी का इजहार किया और कहा कि ऐसा देखकर उन्हें खुशी होती है। राहुल गांधी ने बर्फ से ढकी वादी गलवान में फौज के जवानों के जरिए परचम लहराने की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि मुल्क के हर हिस्से में परचम लहराते देखकर उन्हें खुशी होती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमारा परचम ही लहराता अच्छा लगता है। इस तबसरे के साथ उन्होंने जय हिंद गलवान को हैशटैग भी किया। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी ने कल वादी गलवान में जब चीनी परचम लहराने की बात की थी तो बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उनके इस बयान को फौज का हौसला पस्त करने वाला बताया था। कांग्रेस ने कहा है कि आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में जिस सतह पर तखफीफ हुई है उसके मुताबिक मुल्क के आवाम को राहत देते हुए हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 रुपए तक कम करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने चाशुम्बे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत तेल पर एक्साइज ड्यूटी को कांग्रेस हुकूमत की सतह पर रखकर आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में होने वाली कमी का फायदा मुल्क के आवाम को पहुंचाने और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 42 पैसे और डीजल की कीमत में 25 रुपए 24 पैसे कम करें। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने कैलकुलेट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 2014 के स्तर पर ला दिया जाए और कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए तो डीजल में 25 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। अब साथियों, विस्तार से इसके बारे में आज की प्रेस वार्ता में मैं चर्चा करूंगा, पर डायनेमिक प्राइसिंग इन एसेंस इज इक्वल टू हेड आई विन टेल यू लूज। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़ों है हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीजों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे ये दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूंगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बेनिफिट देशवासियों को नहीं दे रहे हो। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कच्चे तेल का जो भारत सरकार कच्चा तेल खरीदती है उसका मेरा आपका नहीं है। जुलाई में क्रूड के दाम थे 73.54 डॉलर प्रति बैरल, $73.54 प्रति बैरल।
अक्टूबर में क्रूड के दाम हो गए $82.11 प्रति बैरल और दिसंबर में क्रूड के दाम हो गए 73.3 रुपीज डॉलर पर बैरल। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने झारखंड में पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाने इलाके के तहत सालपतरा गांव के करीब 4 जुम्मे की सुबह मुसाफिर बस और सिलेंडर से भरे ट्रक के दरमियान तसादुम में 8 अफराद की मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर ब्रोन रंजन ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। इस वाकये में 12 दीगर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमरापाड़ा में दाखिल करा दिया गया। बाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बताया गया कि बरखौरा से पागल बाबा नामी मुसाफिर बस दुमका की तरफ जा रही थी। सालपतरा के करीब एक टैंकर और मुसाफिर बस के दरमियान टक्कर हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकये की बड़ी वजह घनी धुंध बताई जा रही है। इतला मिलते ही उमड़ापाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। पुलिस जराये से मौसूला इतला के मुताबिक हादसे में कुछ मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर ने अस्पताल ले जाने के दौरान या इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शदीद जख्मियों को सदर अस्पताल रिफर किया गया। जख्मियों में से बाज की हालत अब भी तशवीशनाक है। नोबी जिले पुलवामा के चंदगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान माबिन तसादुम आराई में जैश से वाबस्ता 3 जंगजू हलाक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि जिले पुलवामा के चंदगाम इलाके में शबाना तसादुम आराई के दौरान जैश से वाबस्ता गैर मुल्की जंगजू समेत 3 मिलिटेंट्स मारे गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि हिफाजती अमले को यह इत्तला मौसूल हुई कि मिलिटेंट्स जुनूबी जिले पुलवामा के चंदगाम इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल और चाशुम्बे की दरमियानी शब को मुश्तरका तौर पर फौरन उस इलाके को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते मजबूत पाकर जंगजुओं ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से तरफैन के माबीन झड़प शुरू हुई। सरकारी तेल कंपनियों की मुनाफाखोरी एक बार फिर हमारी जेब पर भारी पड़ रही है। दिसंबर में कच्चे तेल यानी क्रूड के दाम घटे, उसी हिसाब से कंपनियां अगर दाम घटाती तो पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता होता। दिवाली से ठीक पहले मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए फी लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपए फी लीटर घटाई थी। ज्यादातर रियासतों ने भी वैट घटा दिया। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आई। इसके बाद इंटरनेशनल आलमी जो वाकयात हुए हैं उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में कमी आना शुरू हुई। क्रूड नवंबर के 80 रुपए 80.64 डॉलर के मुकाबले दिसंबर में 73.30 डॉलर पर बैरल पर रहा। मुल्क में पेट्रोल डीजल के दाम रोज तय होते हैं। ऐसे में जब दाम घटाने की बारी आई तो सरकारी कंपनियां लोगों को राहत देने के बजाय मुनाफाखोरी में जुट गई। रेटिंग एजेंसी इकरा के वाइस प्रेसिडेंट और पेट्रोलियम मामलों के स्पेशलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ कहते हैं कि कीमतों की रिव्यू का मकसद ये था कि क्रूड की कीमतों में तेजी आए तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्रूड सस्ता हो तो दाम घटे। कई बार सियासी वजूहात से दाम कम किए जाते हैं जिसकी भरपाई कंपनियां बाद में करती हैं। अगस्त में कच्चा तेल 3.74 डॉलर पर बैरल सस्ता हुआ तो कंपनियों ने पेट्रोल सिर्फ 65 पैसे सस्ता किया। वहीं सितंबर में कच्चा तेल जब 3.33 डॉलर पर बैरल महंगा हुआ तो पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। पेट्रोल की कीमतों में आखिरी कटौती 5 सितंबर को सिर्फ 15 पैसे की हुई थी। तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL के सितंबर तिमाही के नतायज को देखें तो इनका कलेक्शन, इनका मुनाफा प्री कोविड लेवल से 20 गुना तक बढ़ा है। IOCL का मुनाफा सितंबर 2019 में 395 करोड़ था जो सितंबर 2021 में 8,370 करोड़ रुपए हो गया। हिमाचल प्रदेश में आज जलजले के झटके महसूस किए गए। माफ कीजिएगा, जलजले के झटके कल रात 10:46 पर कुल्लू, लाहौल स्पीति जिला समेत चंबा में ये झटके महसूस किए गए। इन जलजले का मरकज चंबा रहा। जलजले की इंटेंसिटी रिचर स्केल पर 4.3 मापी गई। 10 दिनों में जलजले का 5वां झटका था और इंटेंसिटी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं थी इसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि लोग इन झटकों के बाद अपने घरों से बाहर निकल आए।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान कांग्रेस ने सबसे बड़ी और अच्छी पेशकदमी की है। कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते असरात को देखते हुए इंतखाबी रियासतों में बड़ी रैलियों को मुलतवी करने का ऐलान किया। साथ ही यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन को भी पार्टी ने मुलतवी कर दिया है। कांग्रेस ने यह फैसला उस वक्त लिया जब उसने देखा कि कोरोना बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जद में ले रहा है। जाहिर है कि ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस कोई भी रैली करेगी तो वहां जाने वाली भीड़ को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की धुआंधार रैलियां और इंतखाबी तशरीह जारी है। पीएम मोदी से लेकर उनके बड़े बड़े लीडर और वज़राए आला तक एक के बाद दिगरे इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस से सबक लेकर बाकी पार्टियां भी अपनी इंतखाबी रैलियों को रद्द करेंगी? बीजेपी की तरफ से तो फिलहाल कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। आम आदमी पार्टी भी कोरोना के कहर के दरमियान इंतखाबी मैदान में कूदने को तैयार बैठी है। ऐसा इसलिए कि जब दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन से पूछा गया कि क्या वो इंतखाबी रैलियों को रद्द कर वर्चुअल रैलियां करेंगे तो उनका जवाब था कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर जो काफी डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में रिकॉर्ड 25,32,083 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,524 लोगों की मौत हुई। इस इजाफे के बाद इस मोजी वायरस से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 29,57,96,847 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 54,76,715 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 3,40,46,340 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक्टिव केसेस की तादाद में पिछले एक महीने में ही करीब 2 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन को जो सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां एक स्थाई पर यूनाइटेड स्टेट्स में इन अर्लियर सर्ज 2,50,000 के करीब केसेस आते थे और उस समय पर जो अवेलेबल डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से 1,33,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो अब जहां दूसरे स्थाई पर वहां पर पीक के रूप में 3,94,000 केसेस आ रहे हैं तो मात्र 90,000 केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। इसी तरह यूके में भी आप देखें तो जहां पुराने सर्ज में 39,000 पीपल वर हॉस्पिटलाइज विज़-अ-विज़ 59,000 केसेस पीक जो नोट किया गया था, अब वहां पर जब 1,73,000 केसेस आए हैं तो मात्र 11,918 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। फ्रांस में भी इसी तरह से और डेनमार्क में भी यह एक डेटा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति होगी उसको विद डेटा फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है। जिस तरह से ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है, जो पब्लिक डोमेन में डेटा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने का अंदेशा है। WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज इन्फेक्शन की शरह का उल्टा असर पड़ सकता है। कैथरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन इस वक्त भी खतरनाक है, इसके इन्फेक्शन से मौत हो सकती है। मौत की दर यानी रेट डेल्टा से कुछ कम रह सकती है, लेकिन किसे पता है कि अगला वेरिएंट कितना खतरनाक होगा। नए खतरनाक वेरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन को पहले मिले कोविड वेरिएंट्स के मुकाबले में कम खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में वबा के खत्म होने और आम जिंदगी के पटरी पर उतरने की उम्मीद जागी है, लेकिन यूरोप में कोरोना इन्फेक्शन के अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 2021 के आखिरी हफ्ते में यहां 50 लाख से ज्यादा केसेस मिले थे। कोविड इन्फेक्शन का बढ़ता ग्राफ तशवीश बढ़ाने वाला है। WHO ऑफिसर ने कहा कि हम काफी खतरनाक फेज में हैं। वेस्टर्न यूरोप में इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कितना खतरनाक होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन या इसे मुतासरीन के अस्पताल में भर्ती होने की रेट शरह बहुत कम है, फिर भी मुतासरीन की तादाद को लेकर हालात तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का आंकड़ा मंगल के रोज 2000 के पार पहुंच गया था। अब तक मुल्क में जुमला 2220 ओमिक्रॉन मुतासरीन की तस्दीक हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 272
नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन मुल्क के 24 रियासतों समेत यूनियन टेरिटरीज में फैल चुका है। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा 653 मुतासरीन मिले हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर गोलियों की खरीदारी दुगनी करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये गोलियां ड्रामाई तौर पर अस्पताल दाखिले और अमवात की शरह को कम करने की सलाहियत रखती हैं। हमने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, अब इस ऑर्डर को दुगना किया जा रहा है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ओमिक्रॉन के बारे में चौकस रहें, लेकिन घबराएं नहीं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो बाज अफराद मर सकते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी इदारे फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 22 दिसंबर को फाइजर की पेक्सलोड गोली की हंगामी हालात में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। साथ ही अमेरिका में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 5,40,000 से तजावुज कर गई, जबकि अमवात की तादाद भी 1750 हो गई। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 58,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंगल के रोज यानी हम आज सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो 37,379 मुतासरीन मिले। इस तरह पिछले दिन के मुकाबले में इन्फेक्शन में 55% की बढ़ोतरी देखी गई। मुल्क में 28 दिसंबर को करीब 9,000 मामले दर्ज हुए, यानी 9 दिन में ही मुतासरीन की तादाद 6 गुना बढ़ गई। मंगल के रोज मुल्क भर में 15,390 कोरोना मरीज रिकवर हुए। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा हो गई। बीते दिन 534 मुतासरीन की मौत हुई। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,82,000 को पार कर गया। अभी भी 2,14,000 से ज्यादा मुतासरीन का इलाज जारी है। एक आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और एवरेज डेली केसेस पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 29,925 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और केस पॉजिटिविटी करीब 2.6% पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। यहां कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। यानी कि हमने एक्टिव केसेस की संख्या में एक काफी वृद्धि नोट की है। इसी तरीके से जहां एवरेज डेली केसेस की बजाय अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी पॉइंट्स सऊदी अरब के हुक्काम ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत खत्म कर दी है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक अब एक उम्रे के बाद 10 रोज का वक्फा लाजमी करार दिया गया। हुक्काम के मुताबिक 10 रोज से कम वक्फे पर उम्रे का इजाजतनामा जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के हुक्काम ने फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए किया है। ख्याल रहे कि इलाक़त खैज़ कोरोना वबा आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में एक बार फिर इंतहाई तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ा। कजाकिस्तान के सदर कसीम जोमार्ट तोकायो ने चारशंबे के रोज हुकूमत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फिलहाल अली खान समाइलोव को कारगुजार वजीर आजम अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही मुल्क में 5 जनवरी से 19 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। मुजाहिरीन को खामोश बिठाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जो रिपोर्ट्स और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें हालात बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। कई जगह पे फौजियों को ही इन एहतजाजियों ने कैद कर लिया है और कई जगह पुलिस ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ मुजाहिरीन ने सदारती महल पर भी कब्जा करने की कोशिश की और वहां आग लगा दी।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।